हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम माइग्रेशन पढ़ रहे थे और माइग्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता है। लास्ट बोप महोदय की जो परिभाषा है उसको भी हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि एक स्थान पर एक समूह या मनुष्य के द्वारा दूसरे स्थान की ओर चले जाना और वहां जाकर बसना स्थायी रूप से प्रवास कहलाता है। आज इसके सेकंड लेक्चर में हम बात करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, कक्षा 12 के और कक्षा 10 के मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ। उसके बाद में आगामी कंपटीशन एग्जाम्स में भी हेल्पफुल वाले वीडियोस बनाऊंगा। ये भी कहीं ना कहीं रीड के अकॉर्डिंग कक्षा 10 के कक्षा 12 के भी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में हम इस चैनल के माध्यम से पुनः लेक्चर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रवास, माइग्रेशन। देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के प्रकार। देखिए, नंबर 1 एक होता है उत्प्रवास। इसे अक्सर जब हिंदी में नाम आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि किस तरह से इसे हम इसकी परिभाषा लिखें। तो इंग्लिश में हम ये लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। इंग्लिश में कहते हैं ई माइग्रेशन। और सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, ई से एक शब्द निकल कर आता है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं निर्यात। एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात। निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना। निर्यात का अर्थ होता है बाहर भेजना। तो यहां से आप कुछ याद कर सकते हैं, हिंट लग जाएगा आपको। देखिए, ई माइग्रेशन, उत्प्रवास को इंग्लिश में बोलते हैं ई माइग्रेशन, और इस ई के वर्ड से मैंने निकाला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। किसको निर्यात करना? किसी वस्तु का निर्यात करना। निर्यात का अर्थ होता है उस वस्तु को बाहर भेजना। ठीक है, तो उत्प्रवास का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य या मनुष्य का समूह कहां से? अपने देश से। अब अपना देश, मैं भारत में रहता हूं तो भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका चले जाए, भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका चले जाए तो वो कहलाता है उत्प्रवास। यहां समझ में आया? तो ई माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, या उत्प्रवास का मतलब हुआ कि किसी देश से कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य देश की ओर माइग्रेट कर जाए, किसी अन्य देश की ओर प्रवास कर जाए, उसे हम कहेंगे उत्प्रवास। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है उत्प्रवास। अपने देश से कोई व्यक्ति बाहर की ओर चला जाए, अपने देश से अमेरिका, श्रीलंका, जापान, चीन या कहीं किसी अन्य देश में चला जाए, उसे हम कहते हैं उत्प्रवास। नेक्स्ट, सेकंड जो उसका टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है, उसे कहते हैं इसे कहते हैं अप्रवास, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इमाइग्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमाइग्रेशन। अब देखिए, एक वर्ड आ रहा है यहां पर इम, और इम से मैं आपको बता देता हूं कि इम से एक वर्ड आता है इंपोर्ट। ठीक है, यहां तो था
ई माइग्रेशन, यहां वर्ड था ई माइग्रेशन, तो हमने वर्ड बनाया था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने बताया था निर्यात, ठीक है। यहां इमाइग्रेशन, और इमाइग्रेशन एक वर्ड बनाया इंपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट होता है वैसे इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, तो इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, ठीक है। वहां होता है बाहर भेजना, यहां होता है अंदर आना या अंदर लेना, ठीक है। तो वस्तु का जब हम वस्तु को हम बाहर भेजते हैं उसे कहते हैं निर्यात, और वस्तु को हम जब वापस ग्रहण करते हैं तो उसे कहते हैं आयात। तो अंदर लेना, अंदर लेने का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति अमेरिका से वापस कहाँ गया, भारत आ गया। कोई व्यक्ति अमेरिका से कहाँ गया, भारत आ गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, आप्रवास। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है विद्यार्थियों को। तो अब आप ध्यान रखें, उत्प्रवास का मतलब होता है अपने देश से किसी अन्य देश की ओर चला जाना, और अप्रवास का मतलब होता है किसी अन्य देश से अपने देश में पुनः आ जाना, किसी अन्य देश से अपने देश में पुनः आ जाना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो हिंदी में, यदि आ लिखा है अप्रवास, तो हम कहते हैं ना आना, तो अप्रवास का मतलब क्या हो गया, आना। तो आने का मतलब कहां से आना, किसी अन्य देश से भारत की ओर आना। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ओके। तो ये कहलाता है अप्रवास, ये कहलाता है उत्प्रवास। समझ में आया? नेक्स्ट, ये तो हुए इसके दो टाइप, यानी कि उत्प्रवास भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका की ओर चले गया, या भारत से कोई व्यक्ति श्रीलंका की ओर चला गया, या भारत से कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया की ओर चला गया। और यही व्यक्ति अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या जापान से, या चीन से पुनः वापस कहाँ आ जाए, अपने देश आ जाए, भारत में पुनः आ जाए, तो वो कहलाएगा अप्रवास। ये तो हुए प्रवास के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि जो मानव का प्रवास होता है उसके कितने पक्ष होते हैं। मानव का जो प्रवास होता है उसके कितने पक्ष होते हैं। नंबर 1, हम बात कर रहे हैं मानव प्रवास के पक्षों। देखिए, नंबर वन होता है देश पक्ष। नंबर 1 होता है देश पक्ष। देश पक्ष का मतलब क्या होता है, इसमें ये विचार किया जाता है कि क्या वे प्रवास राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, या वे हम बोल सकते हैं अंतर महाद्वीपीय या अंतरराज्यीय। ठीक है, एक ही बात है, राष्ट्रीय या अंतरराज्यीय। ठीक है, देश पक्ष में ये शामिल किया जाता है कि जो प्रवास हो रहा है वो किस प्रकार का है। प्रवास में ये विचार किया जाता है कि एक प्रदेश से जनसंख्या जब किसी अन्य प्रदेश की ओर जाती है तो वहां किस प्रकार का प्रवास किया जा रहा है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है या वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप से केवल एक महाद्वीप की ओर एक प्रवास। ऐसे भी हो सकता है जैसे भारत से कोई व्यक्ति या व्यक्ति और समूह चीन की ओर गया, ये जो प्रवास हुआ इसे हम कहेंगे अंतर महाद्वीपीय, एक ही महाद्वीप के दो देश। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल प्रकार का प्रवास हो गया, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। लेकिन एक होता है, ये तो अंतर महाद्वीपीय, एक प्रवास हो सकता है भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका की ओर गया,
इसने क्या किया, कॉन्टिनेंट चेंज कर लिया। भारत एशिया महाद्वीप का और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय हो गया, और ये हो गया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्रवास। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, और यहाँ पर एक ही महाद्वीप में एक देश से दूसरे देश की ओर, तो ये कहलाता है अंतर महाद्वीपीय। दूसरा होता है अंतरराज्य। अब अंतरराज्य क्या होता है, अंतरराज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, जैसे कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह राजस्थान से कहां चले जाए, मध्य प्रदेश की ओर, तो ये किस प्रकार का प्रवास हो जाएगा, अंतरराज्य। या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उत्तर प्रदेश से कहां आ जाए, राजस्थान की ओर आ जाए, जैसे अभी चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो दौर चल रहा है महामारी का, इसमें लोग प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा माइग्रेंट लेबर, मतलब प्रवासी मजदूर, जो कोई बिहार का था या उत्तर प्रदेश का था या पश्चिम बंगाल का था, और वह मजदूर लोग किसी अन्य राज्य में जाकर मजदूरी करते थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वहां जाके पहले मजदूरी करते थे। अब उन्हें अपने गृह राज्य की ओर लौटना पड़ रहा है, तो उन्हें लौट जाना या अपने राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए आना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रवास। क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको बात कि प्रवास क्या हुआ। प्रवास में सबसे नंबर 1 देश पक्ष, ध्यान रखिए। नंबर सेकंड जो आता है वो आता है काल पक्ष। नंबर सेकंड पर आता है काल पक्ष। सेकंड होता है काल पक्ष। काल पक्ष में इंपॉर्टेंट बात यह है कि काल पक्ष में देखा जाता है कि कितने समय से, ठीक है, काल पक्ष में क्या देखा जाता है, समय, यानी कि टाइम देखा जाता है। देखिए टाइम कैसा, नंबर 1 एक होता है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टाइम होता है। सेकंड होता है सामयिक, और नंबर 3 होता है, इसे कहते हैं दैनिक। ठीक है, 3 प्रकार के काल पक्ष होते हैं। नंबर 1 दीर्घकालिक, दूसरा सामयिक और तीसरा दैनिक। जैसे फॉर एग्जांपल दीर्घकालिक यानी कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए किसी अन्य देश की ओर चला जाता है, जैसे भारत से कोई पढ़ने के लिए व्यक्ति, कोई विद्यार्थी अमेरिका की ओर चला गया, या रोजगार प्राप्त करने के लिए भी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक देश से दूसरे देश की ओर चला गया, और काफी लंबे समय के लिए, लगभग 5, 6 या 7 वर्षों के लिए चला गया, और हो सकता है कि कुछ समय बाद वो वहीं पर सेटल भी हो जाए, वहां का निवासी बन जाए। तो ऐसा प्रवास क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन प्रवास। लॉन्ग टर्म के लिए ये माइग्रेशन होता है। दूसरा होता है सामयिक प्रवास, समय के अनुसार। समय के अनुसार मतलब कैसे कि ऋतुओं के आधार पर होता है, ऋतुओं के आधार पर। अब देखिए ऋतुओं के आधार पर कैसा होगा, ऋतुओं के आधार से मतलब किसी विशेष, जैसे होता क्या है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तापमान क्या होता है, तापमान प्लस में रहता है। अब हम देखते हैं कि
गर्मी से राहत पाने के लिए यदि किसी की फैमिली महाराष्ट्र में रहती है तो कुछ समय के लिए वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, या फिर किसी की फैमिली हिल स्टेशन में हिमाचल प्रदेश में रहती है या उत्तराखंड में रहती है या असम में रहती है, तो कुछ समय के लिए 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के लिए लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ समय के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के लिए यानी कि 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकते हैं, तो ये 1 या 2 मंथ के लिए या 10, 15, 20 दिन के लिए इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसे हम कहते हैं सामयिक प्रवास। एक होता है दीर्घकालीन प्रवास। समझ में आ गया आपको? अंतिम प्रवास इसे बोलते हैं दैनिक प्रवास। ये डेली जो होता है, अब डेली मोस्टली किसके लिए हो सकता है? शिक्षा अर्जित करने के लिए। कोई विद्यार्थी अपने गांव से शहर की ओर आता है, 1-1.5 घंटे में वो ट्रेवल करता है, शहर पहुंचता है, शहर में पढ़ाई करता है और पुणे वापिस गांव की तरफ। देखिए लास्ट हम पढ़ रहे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे हम लास्ट कि दैनिक प्रवास जो होता है काल पक्ष में, काल का मतलब होता है कि समय के अनुसार जो प्रवास किया जाता है उसे हम काल पक्ष या समय के अकॉर्डिंग, इसमें हमने 2 महत्वपूर्ण चर्चा की थी। एक तो दीर्घकालीन जो 5-6 वर्षों तक व्यक्ति वहीं स्थायी रूप से रहे, निवास करे। भारत से अमेरिका भी हो सकता है, अमेरिका से भारत भी हो सकता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए हुआ। एक होता है सामयिक, पीरियडिकल पीरियड्स में होता है, ऋतुओं के आधार पर होता है। जैसे कोई व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु के आने पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो वो कहीं दूसरी ओर प्लान कर जाता है। ये अक्सर 1-2 माह में होता है, ठीक है, 1 माह भी होता है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, 15 या 20 दिन भी हो सकते हैं। और लास्ट था दैनिक प्रवास। और दैनिक प्रवास क्यों महत्वपूर्ण है? दैनिक प्रवास शिक्षा और रोजगार को लेकर होता है। किसे लेकर होता है? शिक्षा और रोजगार को लेकर। शिक्षा अर्जित करने के लिए विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, रोजगार के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का होता है? दैनिक। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति सुबह अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट से चलता है, उस स्थान की ओर जाता है जहां वे कार्य करता है, शिक्षा अर्जित करने जा रहा हो, कॉलेज में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, रोजगार के लिए किसी इंडस्ट्री में जा रहा हो, तो पुणे वापस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है एक अपने होम टाउन, होम डेस्टिनेशन से चलता है, कोई व्यक्ति अजमेर चलता है, मान लीजिए जयपुर की तरफ ये जॉब करने जाता है, रोजगार प्राप्त करने जाता है, मॉर्निंग में चलता है और इवनिंग में वापस अपने घर अजमेर की ओर आ जाता है। तो ऐसा प्रवास कहलाता है दैनिक प्रवास। तो 3 प्रवास हो गए कारण पक्ष में। नंबर 1 दीर्घकालीन प्रवास जो भारत, अमेरिका या अन्य देश में लगभग 5, 6, 7 वर्षों में हो, ये दीर्घकालीन अवकाश। फिर हुआ सामयिक अवकाश, पीरियोडिकल माइग्रेशन, ये ऋतुओं के आधार पर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ऋतुओं के आधार पर। और फिर होता है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास क्या होता है? जो सुबह अपने डेस्टिनेशन पॉइंट चलकर अपने रोजगार, शिक्षा या अन्य कोई माध्यम से व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है और शाम होने पर, संध्या होने पर उन्हें अपने स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार का प्रवास कहलाता है दैनिक प्रवास। तो अभी तक हमने 3 प्रवास के जो पक्ष हैं उनकी हमने चर्चा करी। 4th नंबर जो महत्वपूर्ण, 3rd नंबर जो महत्वपूर्ण है वो होता है कारण पक्ष। कारण पक्ष में क्या होता है? किसी महत्वपूर्ण कारण से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करती है। अब कारण क्या हो सकता है? जैसे नंबर 1, इसमें प्राकृतिक कारक हो सकता है,
आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, ये कारण पक्ष हो सकते हैं किसी भी जनसंख्या के माइग्रेशन करने के लिए, तत्व हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राकृतिक कारण से जनसंख्या या मनुष्य का जो समूह होता है वो माइग्रेट करता है। आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण हो सकता है, सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण है और नैतिक राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होता है। ये कारण पक्ष कहलाता है। इन कारणों से जनसंख्या समूह माइग्रेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण, जैसे प्राकृतिक कारणों की बात करें, यदि इस क्षेत्र में बहुत अधिक बाढ़ की समस्या या सूखा पड़ता है तो व्यक्ति का समूह माइग्रेशन कर लेता है, प्रवास कर लेता है। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है। जैसे अभी एग्जांपल हम देखें इसमें महत्वपूर्ण कि अभी इस समय महामारी का दौर चल रहा है, कोविड-19 का सबसे ज्यादा इसने जो प्रभावित किया है वो उद्योग धंधों को प्रभावित किया है। वैसे मोस्टली हर सेक्टर को कोविड-19 ने प्रभावित किया है, लेकिन हम आर्थिक पहलू की बात करें तो आर्थिक पहलू में सबसे ज्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो सर्वाधिक प्रभावित हुई है। और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी एक निर्धारित स्थान चले वो अधिक प्रभावित हुए हैं। तो उद्योगों या औद्योगिक इकाइयों से ही लोग माइग्रेट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। ये हुआ आर्थिक कारण। एक सामाजिक कारण बात करें तो इसमें रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये महत्वपूर्ण है कि सामाजिक में रीति रिवाज हो सकता है, वेशभूषा हो सकती है, खान पान हो सकता है, रहन सहन, इसके माध्यम से भी लोग माइग्रेट होते हैं, प्रवासी का रूप धारण कर लेते हैं। और यदि राजनीतिक कारक की बात करें तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो सकती है, राजनीतिक सीमाएं हो सकती हैं, दो देशों के मध्य मतभेद हो सकता है, दो राज्यों के मध्य सीमाओं को लेकर मतभेद हो सकता है, कोई राजनीतिक नीतियां नियम उनको लेकर हो सकता है, कोई देश में किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा रजिस्टर जिसमें वहां के नागरिकों के नाम दर्ज हो और किसी अन्य के नाम दर्ज नहीं हो किसी कारणवश, तो फिर वे किसी अन्य देश को पलायन करते हैं, वे प्रवास कहलाता है। तो कारण पक्ष हुआ और कारण पक्ष में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 1 देश पक्ष, नंबर 2 काल पक्ष, नंबर 3 कारण पक्ष, नंबर 4 होता है संख्या पक्ष। नंबर 4 संख्या पक्ष। देखिए ये भी महत्वपूर्ण होता है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष का मतलब क्या हुआ कि कितनी संख्या में व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जा रहा है और दूसरे स्थान से अपने उस स्थान पर कितने लोग पुनः वापस आ रहे हैं, तो ये कहलाती है संख्या पक्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि भारत से कितने लोग अन्य देश की ओर पलायन किया, जैसे हम यहां देखें इससे बहुत से लोग होते हैं जो भारत से पलायन करते हैं प्रवासी के रूप में
और वे किसी अन्य देश में जाकर बस जाते हैं। भारत से कुछ लोग यहाँ अमेरिका की ओर चले गए, भारत से कुछ लोग वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में इस रीजन में चले गए। कुछ लोग जो खाड़ी देश है, सऊदी अरब है, अमन है, ओमान है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, इराक, यहाँ की ओर चले गए। कुछ विद्यार्थी रोजगार पाने के लिए, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना की ओर, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया की ओर चले जाते हैं। तो संख्या पक्ष में यह है कि कितने लोग गए हैं, भारत से कितने लोग दूसरे कंट्रीज को, दूसरे देशों को गए हैं, और कितने लोग बाहर की कंट्रीज से देश में आए, इनकी संख्या को हम संख्या पक्ष में शामिल करते हैं। भारत से जाने वाले लोगों की संख्या और भारत की ओर आने वाले लोगों की संख्या की महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कल 2 टर्म पढ़ी थी, हमने 2 प्रकार पढ़े थे, तो हम उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए संख्या पक्ष में हम एक ये नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। एक नाम पढ़ा था हमने उत्प्रवासी, और एक नाम पढ़ा था हमने अप्रवासी या अप्रवासी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए उत्प्रवासी का इंग्लिश में था इमाइग्रेशन, कितने लोग गए, ठीक है, जाने वाले, अन्य देश को। ठीक है, और अप्रवासी आने वाले, आने वाले अन्य देश से। समझ में आ गया होगा आपको। संख्या पक्ष में उत्प्रवासी जो जा रहे हैं, इमाइग्रेशन हम इसको कह रहे हैं, और अप्रवासी जो आ रहे हैं। ठीक है, तो जाने वाले अन्य देशों को, भारत से कोई अन्य देश की ओर चला गया, और अप्रवासी आने वाले अन्य देशों से, जो अन्य देशों से भारत की ओर आते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, संख्या पक्ष के बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थिरता पक्ष क्या होता है, आइए देख लेते हैं। स्थिरता पक्ष का मतलब होता है स्थिर रहना। किसी भी स्थान पर जाने के बाद कितने प्रवासी लोग वहां पर स्थिर रूप से बस जाते हैं, वो कहलाता है स्थिर पक्ष। ठीक है, कितने व्यक्तियों का समूह जो है वह स्थायी रूप से बस जाता है, स्थायी रूप से वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्थायी रूप से वहां निवास करना शुरू कर देता है, वो कहलाता है स्थिरता पक्ष। तो हमने जो इसके पक्ष है मानव प्रवास के, वो हमने देखे। इसे इससे जस्ट पहले देखा था संख्या पक्ष, इसके पहले देखा कारण पक्ष, इससे पहले देखा काल पक्ष, और फिर इससे पहले देखा देश पक्ष। तो ये पांचों महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने की संभावना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव प्रवास के जो पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में बताइए। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। देश पक्ष में किस देश की ओर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय
अंतर्देशीय, अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राज्यीय। संख्या से, काल पक्ष, समय से, यानी कि किस प्रकार का दैनिक, सामयिक या दीर्घकालीन। कारण पक्ष, कारण क्या है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, प्राकृतिक कारण है या भौतिक कारण भी कह सकते हैं, दोनों एक हैं, या कोई राजनीतिक कारण। संख्या पक्ष, जाने वाले लोगों की संख्या और आने वाले लोगों की संख्या, यानी कि उत्प्रवासी के रूप में देखें तो उत्प्रवासी में यानी जाने वाले, अन्य देश को जाने वाले, और अप्रवासी में देखें तो आने वाले, अन्य देश से आने वाले, भारत में या किसी अन्य देश में भी हो सकते हैं। और स्थिरता पक्ष में कि किसी देश में जाकर स्थायी रूप से बसने वाले, कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां स्थायी रूप से कितने टाइम के लिए बस जाता है, वो कहलाता है स्थिरता पक्ष। ये 5 पक्ष है, ये महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रखें। देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। अब हम बात करेंगे प्रवास के जो प्रकार हैं, उसमें 2 तरह से होता है। एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन और एक होता है, एक हो गया इंटरनेशनल और एक होता है नेशनल, यानी कि एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एक होता है राष्ट्रीय प्रवास। उसे हम 2 पहलुओं में मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे किस किस प्रकार से प्रवास होता है।